नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और ये एपिसोड विशेष तौर पे उन महिलाओं के लिए इंस्पायरिंग होने जा रही है जो महिला विशेष तौर पर इस बात को मानकर चलती है कि अब तो उम्र खत्म हो गई है, अब किसी चीज़ की शुरुआत करें तो किस रूप में करें, क्योंकि उम्र बहुत अधिक हो गई है। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीषा दीपक बाबर मैम इस वक्त मेरे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और जैसा कि मैम धन्यवाद पहला शब्द जो इस्तेमाल की है, ये शब्द अपने आप में एक सुरीली आवाज़ को संकेत दे रहा है। मैम, मैं किसी कहानी को शुरू करूं, संगीत में एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत होती है जो ज़िंदगी थम जाती है, रुक जाती है। और उम्र का मैं ज़िक्र करूं तो तकरीबन 39 ईयर्स 40 के करीब जब आप आते हैं तब एक नई सफ़र की शुरुआत होती है। कोई गीत गुनगुनाना चाहेंगे इस वक्त? क्या कहें? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ये ज़िंदगी की कहानी क्या हो सकती है? कहानी का जिक्र इसलिए क्योंकि विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में खासकर उन शख्सियतों से हमारी कोशिश हो रही है बातचीत करने की जो शख्सियत दरअसल महिला होते हुए महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। मैम, सबसे पहले मैं कोई सवाल का शुरुआत यहाँ पे करूँ, इस कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़िंदगी की कौन सी ये स्टोरी इस वक्त याद आ रही है जो स्टोरी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डअप की है, अन्य महिलाओं के लिए विशेष तौर पर वो एक प्रेरणा भरी कहानी है? जैसे मैं बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाती थी तो उसमें एक पार्ट आया था अरुणिमा सिन्हा जी का, जो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि उम्र के उस दौरान जहाँ पे वो कुछ करना चाहती हैं, आगे जाना चाहती है, उस दौरान उनके साथ ऐसी घटना घटी जिससे पूरे उनका जीवन जो है दहल गया, कुछ करने के काबिल नहीं बची। लेकिन उन्होंने एक थॉट अपने मन में जो सोचा था वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगा कि शायद मेरे लिए भगवान ने कुछ ऐसी योजना बनाई होगी जो किसी औरों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, जो मेरे लिए खास होगी, तो मुझे उसको करके दिखाना ही है। और पूरी तरीके से क्या बोलते हैं ना, एकदम ज़ीरो पे आने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसे शिखर को दोनों पैर न होते हुए भी पार किया है। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है जो उन्होंने खुद को दी और उसमें वो सफल हो गई। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है क्या, दूसरा नहीं ना। रोने से अच्छा है कि हम दो चीज़ों को टटोलें। अगर हम कर पाते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं कर पाते तो कुछ ऑप्शन है क्या, अगर नहीं है तो जहाँ से हो वहाँ पे स्टार्ट कर दो, वही अच्छा है। मैम की ये बेबाक आवाज़ और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा जो बोल्ड और कॉन्फिडेंट जो साउंड कर रही है मैम, और शादी के बाद एक बड़ी क्राइसिस, ज़िंदगी का थम जाना, एक नई सफ़र की शुरुआत तो संकेत मिलती है, लेकिन एक ज़िंदगी का थम जाना, उसके बाद जो सफ़र को आप देखती हैं। लेकिन 2011 के पहले अगर मैं चलूँ, आपकी बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, और जब आप अभी जिक्र कर रही थी कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडीज़ आपकी चल रही थी तब ज़िंदगी थम सी गई थी, मैं सबसे पहले फर्स्ट फेज़ की जो पूरी कहानी है आपकी ज़िंदगी की वो जानना चाहूँगा। गोरेगांव से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे माता पिता और यहीं पे रहते हैं। और फिर जैसे बचपन में मैंने मेरे माँ को भी खुद को देखा है कि जब डैडी को भी प्रॉब्लम हुआ था और उनकी जॉब चली गई थी, तो वो दरमियान मेरी माँ ने कहीं पे भी रोना धोना न करते हुए खुद के बलबूते पर हम तीनों बच्चों को बड़ा किया है। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि कहीं पे हाथ नहीं फैलाना है, मदद नहीं लेनी है, हमसे जो बन पड़े वो करना है। तो वो तो मेरे मन में पहले से ही माँ के प्रति आदर है और उसी के तौर तरीके से मैं चल रही हूँ। शादी जब हुई दीपक जी के साथ, तो वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे हमेशा कोऑपरेट किया है। शादी के बाद भी जॉब करने के लिए प्रोत्साहित किया और वो भी मेरे साथ यानी हर एक मेरे मोड़ पे मेरे साथ खड़े हैं। जैसे बच्चे हुए, हम लोग का रूटीन लाइफ चालू था, उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो उनको संभालने के लिए मेरा जॉब होता था, लेकिन सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर भी हमने स्ट्रगल करके कैसे भी दोनों ने
यहाँ तक हमने दहीसर में एक रूम ले लिया, वहाँ पे बच्चों के साथ। बच्चे छोटे थे बहुत, छोटा लड़का जो था 1st स्टैंडर्ड में और लड़की 4th स्टैंडर्ड में। तो वैसे हम लोग का जीवन यापन चल रहा था। लेकिन बीच में ही सडनली 2011 में लड़की को ही मैं स्कूल में लेने जा रही थी, तभी पीछे से BMC डंपर ने डैश करके जो एक्सीडेंट हो गया, उसमें पूरी तरीके से मेरे होशोहवास खो गए, क्योंकि मुझे ही पता नहीं एक्सीडेंट कब हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो चल रही थी और अचानक से लोग बोल रहे हॉस्पिटल में हूँ। मैं जब मेरी आँख खुली ऐसे, तो मैं बिलीव कर पाना मुझे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं चल रही थी, मुझे पता है, और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ ऐसे लोग कह रहे थे। तो वो पहले तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। फिर मुझे इन्होंने साइली हॉस्पिटल से लेके, जो मेरी ननद थी डॉक्टर विजया जोशी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी जान बचाने में, क्योंकि उनके क्विक डिसीजन की वजह से मैं तो कहूँगी मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि जब ब्लड लॉस बहुत हुआ, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ब्लड लॉस बहुत हुआ है, कितना 4% जो होता है हीमोग्लोबिन वहाँ पे आ गया था, तो जान बचना लगभग मुश्किल थी। उस दौरान मेरे ननद जी और हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि जसलोक हॉस्पिटल हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद 8 दिन तक पैर रखा था। मेरे हस्बैंड ने पूरी तरीके से ट्राई किया कि जितना बच पाए उतना अच्छा है, क्योंकि 30 to 33 एज थी मेरी और पैर जाने का कुछ संभावना हमको नहीं लेना था, इसलिए उन्होंने हर एक ट्रीटमेंट दी। 8 दिन तक वेट किया, लेकिन पॉइज़न बहुत आगे बढ़ चुका था और मुझे 100 दिन 104 ऐसा बुखार रहता था। सेंट्रल लाइन सलाइन थी पूरी तरीके से, यानी क्या बोलते हैं ना, जान नहीं बची थी ऐसा। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि हमने हर एक ट्रीटमेंट कर ली, अब वो पैर नहीं है, यानी डेड है, तो आप डिसीजन ले लो जल्दी, ऐसा करके। फिर वो मुझे ही पूछा, इनको पूछा कि आप समझाओ। लेकिन मेरे जो डॉक्टर थे, उन डॉक्टर को भी थैंकफुल करना चाहूँगी। मेरे जो स्किन ग्राफ्टिंग के डॉक्टर थे, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मेटिक सर्जन, उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया कि देखो ज़िंदगी अभी बहुत बाकी है, दुख मत करो, और तुम रोती नहीं हो, रोना चाहिए था, ऐसा करके। क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा पैर नहीं होगा करके, ऐसा स्टबन थी मैं बहुत आज भी हूँ। तो फिर उन्होंने समझाया कि पैर नहीं रहेगा तुम्हारा, 100% नहीं रहेगा, एक्सेप्ट कर लो और जल्दी से डिसीजन ले लो, क्योंकि आगे जहर फैलता जा रहा है। फिर मैंने उनको कहा ठीक है, मैं खुद ही साइन देती हूँ मेरा, आप जल्दी से जल्दी कट कर लो, क्योंकि सहन नहीं हो रहा था तबीयत में। और मुझे उस दरम्यान ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मुझे लगता है मैं 20 फ्लोर पे वगैरह होगी, ऐसा लग रहा था कि वहाँ से जान दे दूँ। अब ये सहन नहीं हो रहा है पेन्स, और क्यों रखा इतना टाइम मुझे हॉस्पिटल में, मेरे बच्चे छोटे हैं, कहाँ पे कैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो बेहोशी में, और जब भी होश आएगा तभी यही दिखते थे ऐसे। फिर डिसीजन के बाद पैर तो कट हो गए बट ऑब्वियस, लेकिन उसके बाद भी बहुत डिप्रेशन आ गया था कि अब क्या करूँगी, छोटे बच्चों को कैसे करूँगी। और पहले से अगर मैं हैंडीकैप होती तो मुझे आदत लग जाती थी, लेकिन ये अचानक, और मेरा बहुत भागदौड़ का रूटीन था, और उसमें इस तरीके से बेड पे सोना मुझे बिल्कुल भी गंवाना नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने और मेरी माँ ने बहुत ढाढ़स बंधाया, यानी उनको हैट्स ऑफ है कि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मुझे संभालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी अभी क्या कर सकते हैं, वही कुछ ऑप्शन है क्या, नहीं है, पैर तो गया, अभी क्या करेंगे। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी पैर लगा के जितने जल्दी चल पाऊँ उतना जल्दी करना है। फिर हम लोग घर पे आ गए, धीरे धीरे प्रोसेस जैसे हीलिंग का स्टार्ट हुआ। विदिन 6 मंथ ही मैंने पहले जयपुर फुट लगाया, वो सूट नहीं हुआ, क्योंकि स्किन ग्राफ्टिंग ज़्यादा है तो ब्लड आता था। फिर इन्होंने बहुत भागदौड़ की, इधर उधर जाके ऑटोबॉक कंपनी का पैर देखा जो एडवांस है और जिससे मोबिलिटी भी अच्छी मिलती है, तो वो हमने लगा लिया। और 6-7 महीने के अंदर ही मैंने चलना चालू किया। बिल्कुल भी मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि स्किन ग्राफ्टिंग ज़्यादा है, ब्लड लॉस ज़्यादा है, कम से कम 1.5 साल तो लग जाएगा पैर। लेकिन मुझे बताने में बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने 6 महीने के अंदर चलना चालू किया। कैसे भी ब्लड आता था, सब आता था, लेकिन चल रही हूँ। पहले जब मैं बाहर गई 6-7 महीने के बाद खुद के पैर पे, नो डाउट कि वैसे मोबिलिटी नहीं थी जैसे पहली थी, लेकिन एक आनंद था कि हाँ बाबा मैं चल पाऊँगी, मैं खुद जा पाऊँगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अभी पीछे नहीं सोचना है। मैंने मेरे MBA का भी वही ईयर कंप्लीट कर लिया, जॉब के लिए अप्लाई किया, ट्राई किया कि कुछ कर पाऊँ, जॉब भी किया, लेकिन एज़ यूजुअल गिरना पड़ना चालू था। जैसे मेरा लाइफ का भी रूटीन होता ही नहीं है, अभी भी मल्टीपल ऑपरेशंस चालू ही है, बट वेदर व्हाट इट कुछ भी होने दो, चालू है। फिर हमने ट्यूशन्स लेना चालू किया। फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए कि वहाँ पे मोबिलिटी दहीसर से नहीं पॉसिबल हो रहा था मुझे। फिर हम लोग ने गोरेगांव में यहाँ पे फ्लोर
बिल्ड किया और यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे ट्यूशन्स चालू किए और म्यूज़िक क्लास चालू होते थे हमारे वहाँ पे। हालांकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा हमारे बियॉन्ड दी थर्ड डे के व्यूअर्स के लिए। एक कहानी का एक हिस्सा है ये, लेकिन अगली कहानी का अगले हिस्सा में मैं जाऊँ। मैम 2002 में शादी होती है, 2011 में एक टर्निंग फेज़ आता है जहाँ पे चीज़ें थम जाती है, रुक जाती है। ठीक इसके 5 साल बाद 2016 में एक सिंगिंग की नई सफ़र की शुरुआत होती है। 39 वर्ष के तकरीबन आपकी उम्र। इस उम्र के बीच कैसे लगा कि सिंगिंग भी एक ऐसी जादू है जो मेरे जहन में है, वो शख्सियत हो सकती है? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है मैम क्योंकि आज के दिनों में जब भारतीय महिला, कोई भी महिला हो, अगर इस तरह की एक्सीडेंट से गुजरती है तो सबसे पहली चीज़ समाज उसको देखना भूल जाता है। उस फैमिली को बिल्डअप करना तो एक अलग बात है, उस पर्टिकुलर एक इंसान को भी लोग सपोर्ट करने में आगे नहीं नज़र आते हैं। आप मुझे बताइए, जब सब कुछ थम सी गई थी और जब सिंगिंग की एक सफ़र की शुरुआत होती है, 2016 का वो माहौल क्या था? कैसे लगा कि अब एक नई टर्न लेने की ज़रूरत है? और वो टर्न जो आज के पहले आपने कभी सुना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, लगा नहीं कि ये पहचान हो सकती है। जैसे 2016 में यहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस कंडक्ट किए जाते थे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करती थी कि इनको सपोर्ट करती थी, या फिर सर को कुछ प्रिंट आउट चाहिए वगैरह तो वो देती थी। फिर वो रियाज़ लेते थे, तो रियाज़ के पैटर्न्स होते थे, नो डाउट महिलाएं होती थी सभी उम्र की, और मैं प्रिंट आउट्स वगैरह पीछे निकालती रहती थी सर को देने के लिए। और सर रियाज़ लेते थे, सबको पूछते थे कि चलो अभी आपका टर्न, अभी आप बोलो, और वो हिचकी जाती थी और मैं वहाँ पे इजीली गुनगुनाती थी वो। तो सर ने एक बार कहा कि देखो वो बैठती भी नहीं क्लास पे, लेकिन पूरा रियाज़ अच्छा से बोल देती है, आपको मैं सिखा के थक गए, आप क्यों नहीं आपको आता है करके। फिर इन्होंने भी बोला कि, यानी मेरे मिस्टर ने भी बोला कि देखो तुमको वो आता है, तुम खुद को पहचानो थोड़ा, यानी ट्यूशन्स तो लेती हो, तुमको खुद के पैर पे खड़े रहने का जुनून बहुत ज़्यादा तो वो तुम कर ही लेती हो, लेकिन इसके बारे में सोचो। फिर मैंने उनके साथ बैठ के यानी स्टूडेंट्स के साथ सुगम संगीत चालू किया। 4 एग्ज़ाम्स भी दिए और हर एक एग्ज़ाम मेरा आउटस्टैंडिंग रिमार्क से ही गया। हाँ, यानी सर हमेशा, मैं सर को बोलती थी कि एग्ज़ाम में पहला नंबर मेरा ही मत रखो ना, मुझे भी डर लगता है ना कभी, लेकिन वो बोलते थे नहीं आपका बहुत अच्छा होता है, इंप्रेशन अच्छा जाता है फिर परीक्षकों के सामने। फिर उसके साथ ही मुझे ऐसा मन में आता था कि मैं गा तो लेती हूँ, और फिर गाने में मुझे समझ में आया कि अरे हमें अच्छा गाना भी आता है यानी हम लोग गुनगुनाते अलग बात है, लेकिन समझ के भी गा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सर के पास से मैं सीखती थी तो कुछ राग का इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन सुगम संगीत में डिटेल में राग नहीं जाते, तो मुझे वो डिटेल में सीखना था कि जो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो राग की जब मैं आरोह अवरोह करती हूँ, सरगम गाती हूँ, तो मुझे मन को शांति मिलती है और कुछ ऐसा मन में कुछ अच्छा महसूस होता है। तो मुझे डिटेल में सीखना है, तो मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ेगा। फिर पुनर्वास में आरती जी नायर हैं, जो डॉक्टर प्रभात जी की शिष्या है, वो कंडक्ट करती है क्लासेस पूरी तरीके से हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत। तो मुझे वो बस मिल गया मार्क कि हाँ यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से क्लासिकल सीख सकती हूँ। तो उनके पास से मैंने गई, अभी ये 6 साल चल रहा है, सीख रही हूँ। लेकिन उनके पास सीखने से मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि वो कभी भी मुझे पैर नहीं है इसका, ऐसा नहीं कि तुम कुर्सी पे बैठो या फिर मैं कुछ अलग ट्रीटमेंट दे दूँ, नहीं, मेरे सामने बैठ, वो पैर निकाल और बिंदास बैठ जा, कुछ नहीं, सब कुछ अपने ही है। और वो इतना प्यार से सिखाती है, उन्होंने इतना मेरे मन में उत्साह भरा है संगीत को लेके कि उनको मैं सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहूँगी। लेकिन ये मेरा शास्त्रीय संगीत का सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैम, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछूँ, वो क्लास, हालांकि इनफॉर्मल तरीके से आप क्लास में एंटर करती हैं, कोई राग याद आ रहा है, कोई धुन इस वक्त माइंड में चल रहा है, वो गाने याद आ रहे हैं जो कभी क्लास में आप गुनगुनाए और वो पहला मौका था और लोगों के बीच एक ज़बरदस्त इम्प्रेशन बनी? हाँ, जैसे सर ने कहा था कि आप गुनगुनाती हो वहाँ पे बराबर से सरगम, थोड़ा यहाँ पे आके एक गाना सुना दो ना, तभी शायद अजीब दास्तां यही गाना कुछ तो चालू था, किसी को तो सिखा रहे थे या फिर कोई बोल रहा था। फिर मैं बोली मैं भी वही बोल देती हूँ, फिर मैंने वही गाना गुनगुनाया। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। यही था गाना।
मैम आपकी आवाज़ सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एक ऐसे माहौल में आ गए हैं जहाँ पे कम्प्लीटली सिंगिंग का एक माहौल है। और विशेष तौर पे मैं मुंबई के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप कोई भी इवेंट करें वहाँ पे मनीषा मैम को हमेशा याद करें, हमेशा बुलाएं और आपकी सपोर्ट की वाकई इन्हें ज़रूरत है। और जिस कहानी को लेकर आज हम वीमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में बातचीत कर रहे हैं, उस एडिशन में अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू को जानने का वक्त आ गया है। मैम किस तरीके से देखती हैं जब ये पूरी कहानी चल रही थी, आपका एक संघर्ष की एक अलग कहानी है, एक रफ्तार शुरू हुई 2016 में, सिंगिंग आप सीख ली क्लास में, आपके गुरु भी सामने हैं, अब कब लगा कि अब परफॉर्म करने की भी ज़रूरत है और अपनी उड़ान भरने की ज़रूरत है? जैसे रियाज़ तो मेरा चल रहा था और जैसे गुरुजी ने बताया है कि रोज़ रियाज़ करना चाहिए, तो मैं करती थी। फिर उसके बाद गाने सीखना। फिर लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हुआ कि क्लासेस बंद करना पड़ा क्योंकि सर दूर से आते थे बहुत, तो उनको आना पॉसिबल नहीं है क्लास। फिर लेकिन स्टूडेंट्स आते थे, वो पूछते थे कि क्लास तो हमको करना है। तो मैंने उनको कहा कि सर तो नहीं आ रहे, तो हम लोग कैसे कंडक्ट करें। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि आप ही ले लो ना, अभी रियाज़ तो सर नहीं तो रहे थे, तो अभी आप ही लेती हो और हमें वो अच्छा समझ में ज़्यादा आता है, तो आप ही ले लो करके। फिर उनके साथ मैंने क्लासेस स्टार्ट किया और वहाँ से मेरा इंडिविजुअल क्लासेस लेने का सफ़र चालू हुआ। मैं खुद भी क्लासेस लेती हूँ और वो बहुत अच्छा सीखते हैं मुझसे। जैसे अभी मेरे साथ जो सीखती थी 4 से 5 साल, जो गृहिणी है, उसको सुरों की बिल्कुल भी पहचान नहीं थी, सब लोग हंसते थे उस पर। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि कंटिन्यूएशन उसमें बहुत था, कोई हंसे क्या करे, उसको जो भी रियाज़ बताओ करती थी। और आज अगर आप प्रोग्राम में आओगे, 23 अप्रैल को है, वो इतना अच्छा गाती है, मुझ पे विश्वास करके करती है पूरा जो भी करना है। और आज वो बहुत अच्छा गाती है, खुद में कॉन्फिडेंस उसमें खुद है और दूसरों को भी बताती है कि मैं देखो, मैं बिल्कुल बेसुरी थी तो मैं इतना अच्छा कर पाती हूँ करके। वर्डिंग्स, लफ्ज़ वगैरह जो भी हैं, हिंदी गाने के हों या फिर मराठी गाने के हों, वो बहुत अच्छी तरीके से मालूमात करके गाती है। तो ये तो है ही। हालांकि ये तो इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा हो गया। अब मैं आ जाता हूँ परफॉर्मेंस को लेकर, लाइव इवेंट्स को लेकर। जैसे हमारे एक पहचान में जो है विशाल राजमनी जी, उन्होंने कहा था कि एक जगह पे इवेंट होने जा रहा है, यानी सत्यनारायण की पूजा सोसाइटी की, उनका कुछ तो एनिवर्सरी फंक्शन था। तो वहाँ पे ऑलरेडी लीड सिंगर्स तो आ रहे हैं, आप ट्राई करने के लिए आ जाओ, 1-2 गाना बस, यानी आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसा माहौल होता है, आप लाइव कैसे गा सकती हो। यानी हम लोग जो कराओके पे गाते हैं वो अलग बात है, और लाइव विथ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाते हैं वो अलग बात है, वो आपको समझ में आ जाएगी। तब हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे लीड सिंगर्स भी थी और हम लोग भी थे। जैसे प्रोग्राम चालू हुआ, जो आयोजक थे, ऑर्गेनाइज़र थे, उनको मैं पहचानती नहीं थी और वो भी नहीं, लेकिन उनको लगा कि लीड सिंगर के साथ आए हैं तो हम भी गा लेंगे। तो पहला गाना उन्होंने जो डिसाइड किया था उनकी लिस्ट के हिसाब से लीड सिंगर्स के, उससे विपरीत लिया कि लोगों को वो गाना सुनना है करके। तो लीड सिंगर्स ने हालांकि मना कर दिया कि मैंने वो गाने की तैयारी नहीं है, लिस्ट के हिसाब से अगर हो तो बोलो। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने विशाल जी के पास देखा तो उन्होंने भी इशारा कर दिया कि अगर आपको आ रहा है तो गा लो। फिर मैंने पहला गाना गाया, उनको सभी को बहुत पसंद आया। जैसे प्रेक्षकों को पता नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम गा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तालियों की जो बोलती है दाद मिलती है, वैसे मिली प्रेक्षकों की। वो गाना इस वक्त याद आ रही है क्या? हाँ, वही गजानना श्री गणराया आधी बंदू तुझ मोरया, ये गाना था। मतलब ये पहला गाना था जो लोगों के बीच आप परफॉर्म की। तकरीबन कितने लोग होंगे? कम से कम 200 के आसपास तो थे ही। हाँ, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है और उनका सार्वजनिक फंक्शन था, तो सभी लोग वहाँ पे थे। उस वक्त क्या दिल में चल रही थी जब आपके इतने बड़े सपने थे जिसके पीछे आप मेहनत कर रही थी, पहला मौका था परफॉर्म की, लोग थे वहाँ पे, धुन थी, ताल थी, हर चीज़ थी, क्या लग रहा था मन में? डर तो लग रहा था बहुत कि पॉसिबल होगा कि नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने भी धाड़स बंधा कि अच्छा तो गा लेती हूँ, तो आगे वाला भी गा लो अभी, क्योंकि वो तो नहीं मना कर रही है गाने का, और प्रेक्षक जो बोल रहे हैं वो हमको देना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो फिर इन्होंने भी बुलाया मेरे मिस्टर ने कि तुम नहीं हो वो तुमको सिर्फ पता है ना ऑर्गेनाइज़र को पता है ना लोगों को पता है, तो फिर बिंदास गा लो। और वैसे भी बोलने की आदत तो है ही खड़े रहने की, फिर बिंदास जो भी गाना सामने दे। और मुझे एक है कि जल्दी गाने याद हो जाता है, जो हमें
जिससे प्यार है वो जल्दी हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। वैसे मोबाइल पे फटाफट गाने निकाल के एक के बाद एक गाना ऐसे चालू कर दिया, लोगों को भी बहुत पसंद आया। फिर ड्यूएट हुए, फिर भावगीत हुए, हिंदी नगमे हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम। तकरीबन कितने गाने की परफॉर्मेंस हुई वहाँ पे? कम से कम 12 से 15 गाने तो हो लिए। ओह माय गॉड, जिस प्रोग्राम में आप सिर्फ 1-2 बार ट्राई करने के लिए गई थी वहाँ पे 12 परफॉर्मेंसेस हो गए। ऐसे बहुत यानी बहुत वो प्रोग्राम मैंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि अरे मैं कर पाती हूँ अच्छा, यानी अननेसेसरी मैं डर रही थी बाहर जाने से, ये बहुत अच्छा हो गया करके। फिर जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने नेक्स्ट टाइम भी जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए भी मुझे बुलाया, और फिर ऐसे फिर लाइव प्रोग्राम मेरे बहुत हो गए। यानी अभी जनवरी फेब्रुअरी लॉकडाउन के बाद भी हम लोग अभी जस्ट एक ये लास्ट मंथ ही जाके संडे एक था और लास्ट थर्सडे भी था जो ठाणा में था, वहाँ पे भी हो गया। अभी होली के लिए भी है प्रोग्राम, ऐसे भी प्रोग्राम चल रहे अच्छे से। नाइस। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, अब आगे ज़िंदगी की उड़ान किस तरफ ले जाने की सोच है और किस तरह के ख्याल हैं जो इस वक्त मन में हैं? अभी तो मुझ में कुछ कमी है ये ख्याल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना बिज़ी हो गए हैं। ये नहीं, वो बिज़ी रहने के लिए ही मैंने ये सफ़र चुना था। तो अभी उड़ान तो बहुत है, जैसे खुद का बैंड तो है हमारा धुन तरंग का, हमारे साथ विद्यार्थी जो होते हैं उनका भी परफॉर्मेंस अलग होता है और हमारा प्रोफेशनल भी अलग परफॉर्मेंस होता है। जैसे अगर कोई ऑर्डर देता है प्रोग्राम के लिए तो उसके लिए चुनिंदा गायक जाते हैं, और क्लास का परफॉर्मेंस है वो अलग होता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि वो लोग भी बिलीव करते हैं जिनको बिल्कुल भी गाना नहीं आता है उनको हम लोग 3-3 6-6 महीने ट्रेन करते हैं यहाँ पे प्रॉपरली, और फिर परफॉर्मेंस उनका रखते हैं। यानी जो एक बार भी स्टेज पे नहीं खड़े होते हैं वो ऑडिटोरियम में कम से कम 220 मिनी ऑडिटोरियम होता है और 500 मैक्सिमम, तो उनके बीच वो परफॉर्म करने की हिम्मत रखते हैं। इतना ट्रेंड हम उनको यहाँ पे करा के लेते हैं, तो वो अलग जिम्मेदारी है। और मेरी खुद की परफॉर्मेंस यानी एज अ सिंगर मुझे बुलाते हैं, वो तैयारी अलग होती है। तो वो सब मैनेज करके जितना मैक्सिमम काम करने को मिले उतना करना है, क्योंकि लेट शुरू किया है तो बहुत फास्ट जाना है, इतनी तो मन में उम्मीद है। मैम, जिस तरीके से हम इस वक्त बात कर रहे थे, अगर आपकी शख्सियत को मैं देखूं तो बिटिया की संगीत से संबंधित जो पढ़ाई शुरू होती है वहाँ से संगीत का जो पहला शब्द है वो आपके जहन में भी शुरू होता है। कैसे लगता है कि एक मदर्स के लिए एक इंस्पायरिंग जर्नी भी इस तरह से बन जाएगी? अन्य महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है इस पूरी सफ़र को लेकर? जैसे आपने कहा कि मेरी जो छोटी बच्ची थी वो संगीत सीखती थी, तो घर पे आके जब प्रैक्टिस करना होता था तभी छोटी उसको याद नहीं रहता था। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम से क्या चालू किया कि जब क्लास में सिखाते हैं उसको वो सुन लो, फिर वो याद रख के ये जब प्रैक्टिस करेगी लड़की उसको फिर सिखा सकते हैं। तो उसको सिखाते सिखाते मैं भी गा लेती थी उसके साथ। तो मेरे मिस्टर भी कहते थे कि आपका भी आवाज़ बड़ा अच्छा है उसके साथ, यानी सुरों की पहचान है अच्छी सी, आप भी क्यों नहीं ज्वाइन करते। लेकिन हमने सोचा कि अब छोटा लड़का भी है उसको भी देखो, ये भी करो, और फीस है, सब खर्चा है, लोन की EMIs है, हस्बैंड पे कितना प्रेशर देना है। तो मैंने सोचा था कि नहीं मैं बाद में कर लूँगी, अभी लड़की का चालू है उसका ही होने दो करके। लेकिन मैंने वो जारी रखा, जैसे उसको सिखाती थी वो राग, वो अगर नहीं भी रहेगी तो वो पेज निकाल के मैं खुद भी प्रैक्टिस कर लेती थी, गा लेती थी, अच्छा मन में महसूस होता था। लेकिन ऐसा लगा नहीं था कि स्टार्ट करूँगी ऐसा। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि जो बच्चे के जो गुरु थे वही गुरु आपके भी हो गए? हाँ वो तो है, जो भी हमें नॉलेज दे वो हर एक व्यक्ति हमारा गुरु होना ही चाहिए। जितना पॉजिटिव हम देख सके उतने अच्छे हमें लोग मिलते जाते हैं। यानी मेरी जर्नी में तो मुझे ये बात मैं आपको ख़ास बताना चाहूँगी कि जैसे हम निगेटिव जितना भी सोचेंगे तो निगेटिव होता ही जाता है। लेकिन मैंने जैसे ही मेरे लाइफ में एक्सीडेंट हो कुछ भी हो, अब मल्टीपल अभी दिसंबर में भी एक नेसल सर्जरी हो गई है, यानी सर्जरीज तो है ही मेरे लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है शायद। लेकिन उससे भी आगे आना है, उससे भी आगे आना है। जैसे मेरे नेसल सर्जरी थी तभी गणपति का हमारे यहाँ पे संकल्प सिद्धि मंदिर है, वहाँ पे हम हर साल अंगारी की चतुर्थी रहती है, बड़ी संकष्टी, वहाँ पे हम फ्री संगीत सेवा देते हैं। तो वो मुझे परफॉर्म करना था। तो मैंने डॉक्टर के पास जब भी गई तभी उनको भी थोड़ा चुलबुलाते हुए कहा कि आपने सर्जरी की डेट वही रखी है जो मुझे परफॉर्म करना है, यानी उसके पहले ही कुछ तो 5 दिन रखी थी। तो डॉक्टर बोले क्या दिक्कत है आपको? तो नहीं मुझे परफॉर्म भी करना है, अगर मैं परफॉर्म भी नहीं करूँ तो स्टूडेंट्स को रेडी करना है ना।
तो मुझे इसलिए वक्त चाहिए था। तो सर बोले कि वो खुद भी बोले कि अरे मैं भी तो संगीत सीखता हूँ, यानी संगीत देखो वो इतने बड़े सर्जन है वो भी सीख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग सर्जरी थोड़ा आपका प्रोग्राम होने दो, आराम से आ जाओ, 2 दिन के बाद कर लेंगे, तू गा ले करके ऐसा। यानी वो करने के बाद आके फिर हॉस्पिटल में एडमिट होकर एक दिन सर्जरी करा ली। यानी वो प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, मन को सेटिस्फेक्शन लगता है जब हम लोग पैशनेट होते हैं हमारे कोई भी हॉबीज़ के बारे में। तो मदर्स को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को तो हमको आगे बढ़ाना ही है, लेकिन साथ में अगर हम पे भी कुछ हॉबीज़ है तो उसको भी डेवलप करें, तो बच्चे भी अपने आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं करती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे हेल्प भी करते हैं कि मम्मी ऐसा मत करो, ये बराबर नहीं लग रहा है, या फिर देखो मम्मी तुम्हारा सुर थोड़ा कम लग रहा है। यानी वो भी हमारे साथ एज अ फ्रेंड ही हो जाता है। यानी हॉबी जो है हम खुद को भी तो एक्टिव रखते हैं ना, हर टाइम बच्चे हैं, संसार है, उम्र तो हो गई है, हमने लेट चालू किया है और कितना लेट करेंगे खुद के लिए। तो मैं तो कहती हूँ जितना जल्द हो सके अपने हॉबीज़ को भी देखो, खुद को भी एज ए ह्यूमन बीइंग करके अप्रिशिएट करो, वो बहुत ज़रूरी है। मैम, इस वक्त हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले महीने की अगर सफ़र को देखें तो लता दी हम सभी को छोड़कर चली गई। आपके लिए ये क्षति कितना मायने रखता है? बहुत, क्योंकि उन्हीं के तो गाने हैं जो हम लोग गा लेते हैं, और उन्हीं के गाने का जो दर्द है वो महसूस भी कर सकते हैं। इंस्पिरेशन है वो हर एक के लिए। यानी उनके गाने सुने भी तो हमारे मन में एक संवेदना जागती है, इतना सेंसिटिव उनका साउंड है, वॉइस क्वालिटी है। तो वो तो गई, हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है। तो उनके याद में एक कार्यक्रम मानगांव में रखा था साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक के वक्त, और मुझे वहाँ पे 15 गाने उनके परफॉर्म करने का मौका मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, क्योंकि मुझे जाने अनजाने वहाँ पे उनकी आवाज़ के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। उन्हें याद करके अगर इस वक्त अगर कुछ गुनगुनाना हो, कौन सी उनकी गीत आप गाना चाहेंगे? वो तो बहुत सारे गाने हैं फिर भी उनका एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ज़िंदगी के बारे में ही मेरे सब गाने होते हैं मुझे। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये ज़िंदगी उसी की है। ये गाना बहुत अच्छा है। अगर मैं साथ ही उस समारोह का अगर जिक्र करूँ जो अभी लता दी के ऊपर आप लोग जिस कार्यक्रम में शिरकत किए, क्या कुछ माहौल था उस प्रोग्राम के बारे में मैं जानना चाहूँगा। वहाँ पे साने गुरुजी के विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं, और उनके कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे जो पिछड़े हुए बच्चे हैं या फिर आदिवासी विलेज के बच्चे जहाँ तक सेवाएं पहुँचती नहीं है या फिर मिलती नहीं है, उनको वो हमारे मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई अपने फ़ायदे के लिए कार्य कर रहा है, सब लोग बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, वेल सेट हैं, लेकिन वो अपना वक्त निकालते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं और बहुत बड़ा योगदान देते हैं युवाओं को आगे बढ़ाने का। उनमें संस्कार अच्छे आए और वो अच्छी तरीके से खुद के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाए, इतना बड़ा उनका विज़न बहुत बड़ा है। तो मेरा तो बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि उनके साथ जुड़ के एक प्रोग्राम करने का मौका मिला। यानी जैसे हम लोग तो खुद के लिए तो जीते ही हैं, लेकिन थोड़ा सोशल में जीना क्या होता है वो वहाँ पे जाके बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एकदम जैसे मैंने युवराज जी मोहिते हैं, उन्होंने हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। वो भी पत्रकार थे बहुत बड़े, और वो भी बहुत सोशल वर्क करते हैं, और उन्होंने वहाँ पे लेके गए। उन्होंने बोला आके तो देखो, आपको अच्छा लगेगा। जाने से पहले बहुत टेंशन था कि दूसरे दिन एक्चुअली दादर में एक कॉन्टेस्ट भी था, वहाँ पे भी जाना था, बच्चों का एग्ज़ाम है उनको भी देखना था। फिर मन में वो बहुत दिक्कत थी कि जाए न जाए करके, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो हमारा थकान जो थी या फिर टेंशन था वो सब निकल गया। इतने लोग वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एज नहीं, कुछ नहीं। एजेड जो रिटायर्ड बीएमसी टीचर थी, वो तो आज भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वेल सेट है वो, यानी उनके बच्चे वगैरह अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन वो ये उम्र में भी झोपड़पट्टी के बच्चे हैं जो नशा पानी करते हैं, उनको वहाँ से परावृत्त करने के लिए एजुकेशन देती हैं,
खुद भी करती है, दूसरों को भी इनकरेज करती है और ऐसे बच्चों को वो मेन स्ट्रीम में लाती है। ये तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मैम, जिस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो आपके लिए सेलिब्रेशन क्या मायने रखता है? आप किस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की, या और जिस तरह का माहौल इस वक्त महिलाओं के सामने बन रहा है, और इसी बीच आप विमेन बियॉन्ड थॉट के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम में आना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह जिस तरह से आप देख रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है हर जगह पे। वुमेन अभी बहुत आत्मनिर्भर है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कुछ वर्ग जो अच्छा पढ़ा लिखा है महिलाओं का, वो मुझे लगता है ज़्यादा आत्मनिर्भर है। अभी भी हमारी बहुत सारी महिला हैं जो चूल्हा चौका या फिर खुद को एक बैरियर में बांधे हुए हैं, खुद को ही। जैसे उन्हें, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पुरुष प्रधान संस्कृति है तो वो ज़बरदस्ती, वो तो हो गया, बहुत पहले हो गया। आज उनको भी खुद को भी समझना चाहिए कि जब तक महिला सशक्तिकरण जो हम लोग बोलते हैं वर्ड, वो तभी हो पाएगा जब महिला खुद शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी। सिर्फ शरीर तो हमारा होता ही है खुद का स्वस्थ, लेकिन मन भी उतना भक्कम रहे, यानी मजबूत रहे, और उस पर वो अगर काम करे तो आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर हो सकती है, जो उसके बाद उनको खुद की पहचान मिल सकती है। ये जब सभी महिलाओं के बीच अगर होगा, हर एक वर्ग की, तभी क्या बोलते हैं ना, रियल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन हम लोग मना सकते हैं। और ऐसे में जब विमेन बियॉन्ड थॉट के इस कार्यक्रम में आप शिरकत कर रही है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना मायने रखता है? ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है खुद को प्रेजेंट करने का। और बियॉन्ड थॉट ये जो चैनल है, इन्होंने बहुत अच्छे पहल कर रही है कि कुछ अलग कर रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के उपलक्ष्य। और मुझे ये कहने में बहुत आनंद हो रहा है कि प्रगतिशील महिलाओं में मेरा नाम लिए जा रहा है ये चैनल पे। थैंक यू फॉर दैट। और और इसके बाद अब मैं आखिर के 1-2 सवाल और लेना चाहूँगा मैम। जिस तरीके से आप एक परफॉर्मर बन गई हैं, एक सिंगर तो हैं ही, तो आने वाले टाइम में किस तरह की इवेंट्स की आप एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही है? जो मुंबई की धरती पे ख़ास तौर पे आप परफॉर्म करना चाहती है, वो क्राउड का क्या मतलब माहौल होगा जिस माहौल में आप खुद को देखना चाहती हैं? हाँ, मैं तो चाहूँगी हर एक परफॉर्मर की जैसी इच्छा होती है या फिर सपने होते हैं कि हज़ारों का क्राउड सामने रहे और वहाँ पे आप अपने खुले आवाज़ में परफॉर्म करें, जितना भी अपना बेस्ट दे सके उतना अच्छा। वैसे मेरी तैयारी चल रही है, मैं वर्सेटाइल सॉन्ग्स रेडी करती हूँ, हर एक जगह पे अप्रोच भी करती हूँ। अभी जहाँ से भी चांस मिले ग्रैब करना है, और मेरे स्टूडेंट्स को भी वैसे ही प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, क्योंकि वो भी बहुत विश्वास रख के मेहनत करते हैं। और मुझे बताने में बहुत आनंद होता है कि जो हम उम्र महिलाएं हैं हमारे 40+ या फिर, वो भी बहुत मेहनत करती है, पूरे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करने के बाद भी अपने कला को प्राधान्य देती हैं। तो उनके लिए भी कुछ करना है अच्छा से। राइट। और अब मैं ख़ास तौर पे अपने बियॉन्ड दी थर्ड आई के व्यूअर्स के लिए भी कुछ सुनना चाहूँगा मैम। जैसे महिलाएं हैं, सशक्तिकरण तो होता ही रहेगा, मानसिक रूप से तो वो आत्मनिर्भर होती रहेंगी, लेकिन उनमें एक जो छोटा सा प्यार है या फिर उनकी आशा है, उसके लिए मैं गाना चाहूँगी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, लेकिन कभी कभी छोटी सी आशा को ही पूरा करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही मुश्किल का सामना करने के बाद मनीषा दीपक बाबर मैम बनती हैं और अपनी शख्सियत को पूरे भारत में स्थापित करती है। मैम, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप बहुत अच्छे पहल कर रहे हैं। थैंक यू।